नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सर्वेश यादव और स्वागत है आपका एलिवेट कोचिंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपको पता ही है कि मैं करंट अफेयर्स की क्लास लूंगा और अभी हाल ही में जो सबसे अधिक चर्चित मुद्दा रहा वह हमारी नई शिक्षा नीति 2020 यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 सबसे अधिक चर्चित मुद्दा रहा है। तो दोस्तों, आज हम जो बात करेंगे हम इसी टॉपिक को लेकर बात करेंगे। आपने कई वीडियोस देखी होंगी, पर इस वीडियो को हम और भी बेहतर बनाएंगे। हमारा जो भी डिस्क्रिप्शन रहेगा हम उसको 3 प्रारूपों में बांटेंगे और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को बेहतर तरीके से समझेंगे। और मेरा वादा है दोस्तों, इससे बेहतर आपने अभी तक पढ़ा नहीं होगा, तो वीडियोस को पूरा देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी नई शिक्षा नीति 2020 को। तो दोस्तों, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को समझने के लिए हम इसको 3 भागों में वर्गीकृत कर लेते हैं। पहले भाग में हम यह जानेंगे कि आखिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी चर्चा में क्यों है। सबसे पहला पॉइंट होगा हमारा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी चर्चा में क्यों है। और दूसरा जो टॉपिक होगा, जो दूसरा प्रारूप होगा जिसमें हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी को समझेंगे दोस्तों, वह होगा नई शिक्षा नीति का परिचय। नई शिक्षा नीति का परिचय, यह हमारा दूसरा प्रारूप होगा। और तीसरे प्रारूप में हम यह समझेंगे कि नई शिक्षा नीति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं। तो ये होंगे हमारे 3 प्रारूप जिनके माध्यम से हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी अर्थात नई शिक्षा नीति वर्ष 2020 को समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों हम अपनी वीडियो को और देखते हैं अपने पहले प्रारूप को कि आखिर नई शिक्षा नीति 2020 चर्चा में क्यों रही। तो दोस्तों, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 सबसे अधिक चर्चा का मुद्दा इसलिए रहा क्योंकि यह सीधे 34 वर्षों के बाद रिवाइज करके आया है। यानी कि सबसे पहले वर्ष 1986 में पहली एजुकेशन पॉलिसी लाई गई थी, जिसके शिक्षा मंत्री थे माननीय मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा ही शिक्षा का प्रादुर्भाव भारत में हुआ, या ऐसा कह सकते हैं कि प्रथम शिक्षा मंत्री के रूप में हम जिसे जानते हैं वह है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। उन्हीं के द्वारा ही 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान भारत में आ सका और उन्होंने ही शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुझाव दिए। तो पहला जो चर्चा में रहने का सबसे बड़ा कारण है कि 34 वर्षों में पहली बार शिक्षा नीति को बदला गया है, एक नई शिक्षा नीति को लाया गया है जिसमें कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं, जिसके द्वारा बच्चों का भविष्य अब कुछ और होगा। अर्थात बच्चे के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का प्रारूप लाया गया है और इसे कैबिनेट मंत्रालय ने मंजूरी प्रदान कर दी है दोस्तों। तो चर्चा में रहने का सबसे बड़ा कारण कि 34 वर्षों में पहली बार शिक्षा नीति को रिवाइज किया गया है। सबसे पहले शिक्षा नीति वर्ष 1986 में लाया गया था, जिसमें पहला संशोधन वर्ष 1992 में हुआ था दोस्तों। और वर्ष 1992 के बाद अब सीधे इतने वर्षों के बाद शिक्षा नीति का प्रादुर्भाव 2020 के रूप में हो रहा है। तो आइए हम उन बातों को देख लेते हैं जो चर्चा में रहने का कारण है। तो दोस्तों, नई शिक्षा नीति के चर्चा में रहने के 2 कारण हैं। पहला कारण, नई शिक्षा नीति वर्ष 1986 में लागू पहली शिक्षा नीति का स्थान लेगी। यानी कि वर्ष 1986 में जो पहला शिक्षा नीति लाया गया था भारत के लिए, उसके स्थान पर अब नई शिक्षा नीति 2020 स्थान लेगी। नई शिक्षा नीति वर्ष 1986 में लागू पहली शिक्षा नीति का स्थान लेगी। दोस्तों, मैं इस बात को बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यह आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वर्ष 1986 में लागू पहली शिक्षा नीति का स्थान किसने लिया है। तो वर्ष 2020 में लागू नई शिक्षा नीति 2020 ने वर्ष 1986 में लागू शिक्षा नीति का स्थान लिया है। याद रखिएगा कि पहली शिक्षा नीति 1986 में जो सबसे पहला संशोधन हुआ था वह वर्ष 1992 में हुआ था दोस्तों। इस बात को नोट करते चलिएगा। अगला जो टॉपिक है दोस्तों, अगला जो कारण है कि नई शिक्षा नीति के कस्तूरी रंगन वाली समिति के सुझावों पर आधारित है। आपको बताते चलें दोस्तों कि जो नई शिक्षा नीति का सुझाव
के लिए जो समिति गठित की गई थी वह के कस्तूरी रंगन समिति के नाम से जानी जाती है और के कस्तूरी रंगन इसरो के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं दोस्तों। याद रखिएगा कि यह पहले इसरो के प्रमुख थे दोस्तों। के कस्तूरी रंगन इसरो के पूर्व प्रमुख रह चुके हैं और इन्हीं की अनुशंसा वाली समिति पर नई शिक्षा नीति 2020 को लाया गया है दोस्तों। अब ये इससे संबंधित एक बात और जान लीजिए दोस्तों, इंडियन स्पेसशिप रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना हुई थी वह वर्ष 1969 में हुई थी और इसी के पूर्व प्रमुख थे के कस्तूरी रंगन। इन्हीं की अनुशंसा वाली समिति पर नई शिक्षा नीति को लाया गया। तो दोस्तों, नई शिक्षा नीति के चर्चा में रहने के दो कारण कि 34 वर्षों के बाद वर्ष 1986 में लागू शिक्षा नीति के स्थान पर अब नई शिक्षा नीति कार्य करेगी, जिसे कैबिनेट मंत्रालय ने मंजूरी प्रदान कर दी है। दूसरा कारण, नई शिक्षा नीति के कस्तूरी रंगन वाली समिति की अनुशंसा पर लाई गई है। अब हम बढ़ते हैं नई शिक्षा नीति के परिचय की तरफ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। नई शिक्षा नीति से जो भी प्रश्न आएंगे दोस्तों वो उसके परिचय से ही आएंगे, इसलिए टॉपिक को बिना छोड़े आप पूरा टॉपिक देखिएगा और हर एक बात को नोट करिएगा, क्योंकि जितना बेहतर आपका नोट्स होगा उतने ही बेहतर आपके प्रश्न तैयार होंगे। तो आइए बढ़ते हैं दोस्तों नई शिक्षा नीति के परिचय की तरफ। नई शिक्षा नीति के परिचय में हमारा पहला पॉइंट है दोस्तों कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को अब शिक्षा मंत्रालय के रूप में जाना जाएगा। अर्थात मानव संसाधन विकास मंत्रालय को ही अब शिक्षा मंत्रालय के रूप में जाना जाएगा, यानी कि जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मंत्री होते थे उन्हीं को शिक्षा मंत्रालय का मंत्री माना जाएगा। और वर्तमान समय में रमेश पोखरियाल निशंक मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अध्यक्ष थे। अर्थात शिक्षा मंत्रालय का जो प्रमुख निदेशक के रूप में जाना जाएगा वह रमेश पोखरियाल निशंक जी को जाना जाएगा। तो दोस्तों, हमारा पहला टॉपिक कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय को अब शिक्षा मंत्रालय के रूप में जाना जाएगा। अर्थात जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का प्रमुख होता था वह शिक्षा मंत्रालय का प्रमुख जाना जाएगा। अगला है दोस्तों कि भारत में अब 10+2 फॉर्मेट को समाप्त करके 5+3+3+4 फॉर्मेट को लागू किया जाएगा। अर्थात अब तक जो शिक्षा पद्धति 10+2 के स्तर पर की जा रही थी वह 4 फॉर्मेट के आधार पर 5+3+3+4 के फॉर्मेट पर कार्य करेगी। तो दोस्तों, एक बार हम 5+3+3+4 फॉर्मेट को अब विस्तार से समझते हैं ताकि हम यह समझ सकें कि जो नई शिक्षा नीति लाई गई है वह किस फॉर्मेट पर कार्य करेगी। और यह जानना बहुत ही जरूरी है दोस्तों, क्योंकि इसी फॉर्मेट के ऊपर बच्चों का भविष्य टिका हुआ है और विश्वास मानिए कि यह शिक्षा नीति बच्चों के भविष्य में एक बहुत बड़ा बदलाव ले आएगी। तो आइए एक बार हम 5+3+3+4 फॉर्मेट को समझते हैं दोस्तों। इस 5+3+3+4 फॉर्मेट का अपना एक बहुत बड़ा महत्व है। इसमें जो एक एक अंक दिए गए हैं ये अपने में एक विस्तारवादी बातों को निहित करते हैं दोस्तों। तो आइए हम हर अंक का अर्थ समझते हैं। इसमें जो पहला अंक यानी कि 5 है, इसका सीधा सा अर्थ है दोस्तों कि पहले 5 वर्षों तक जब बच्चा अपनी शिक्षा प्रारंभ करता है तो उसके प्रारंभ के 5 वर्षों को फाउंडेशन कोर्स के नाम से जाना जाएगा, अर्थात फाउंडेशन क्लास के रूप में जाना जाएगा। और इस फाउंडेशन क्लास में बच्चे का नर्सरी, केजी, अपर केजी, क्लास फर्स्ट और सेकंड ये इसके अंतर्गत आएंगे। यानी कि जो हमारा पहला अंक 5 है वह पहले 5 वर्ष को प्रदर्शित करेगा जब बच्चा शिक्षा प्रारंभ करता है। तो प्रारंभ के 5 वर्ष जो हैं दोस्तों उसके अंतर्गत नर्सरी, केजी, अपर केजी, क्लास फर्स्ट और क्लास 2 को रखा गया है। अब इसके द्वारा क्या किया जाएगा दोस्तों,
अब पहले 5 वर्षों में पहले की जो शिक्षा नीति थी उसमें बच्चों के बस्ते का भार बढ़ता जाता था, लेकिन इस शिक्षा नीति के तहत बच्चों के भार को कम करने का कार्य किया गया है। यानी कि अब बच्चों के बस्तों का भार कम होगा, उनको कापी किताबें कम ले जानी होंगी। साथ ही एक अन्य चीज़ जोड़ी गई है, उनके पर्सनल असेसमेंट और एक्टिविटीज़ को जोड़ा गया है। यानी कि नर्सरी से लेके क्लास 2 तक के बच्चे को अब खेल कूद और मनोरंजन के माध्यम से पढ़ाया जाएगा, अर्थात उनके फिजिकल स्टेबिलिटी को भी बिल्डअप किया जाएगा और उनकी सामंजस्य क्षमता और सोचने की क्षमता यानी कि बौद्धिक विकास और तार्किक विकास पर बल दिया जाएगा। तो प्रारंभ के 5 वर्ष जो होंगे दोस्तों, वह नर्सरी से लेके क्लास 2 तक का प्रतिनिधित्व करेंगे और इसके माध्यम से खेल कूद और मनोरंजन के द्वारा बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा दी जाएगी और इसके साथ ही इसके लिए आंगनबाड़ी और प्राथमिक विद्यालयों का सहयोग लिया जाएगा। दोस्तों आप बढ़ते हैं अगले अंक की तरफ, यानी कि +3। अब यह जो अगला 3 अंक है दोस्तों, यह आगे के 3 वर्षों को प्रदर्शित करेगा, जिसके अंतर्गत क्लास 3, 4th और 5th यानी कि कक्षा 3, 4 और 5 की पढ़ाई आती है। दोस्तों अब कक्षा 3, 4 और 5 की पढ़ाई को प्राथमिक स्टेज, प्राथमिक चरण यानी कि प्राइमरी स्टेज के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों इसको नोट करिएगा कि प्राइमरी स्टेज किसको कहा गया है, फाउंडेशन स्टेज किसको कहा गया है, मिडिल स्टेज किसको कहा गया है और सेकेंडरी स्टेज किसे कहा गया है। तो जो प्राइमरी स्टेज है उसमें 3 कक्षाएं रखी जाएंगी जो अगले 3 वर्ष की शिक्षा का प्रतिनिधित्व करेंगी। इसके अंदर कक्षा 3, 4 और 5 के बच्चों को रखा जाएगा और उनके मानसिक विकास और बौद्धिक विकास पर बल दिया जाएगा। उन्हें खेल कूद मनोरंजन के साथ कापी किताबों के प्रति रुझान बढ़ाने के लिए नए नए एक्टिविटीज़ परफॉर्म किए जाएंगे। तो दोस्तों प्राइमरी स्टेज में 3 कक्षाएं आएंगी, कक्षा 3, 4 और 5। अब बढ़ते हैं अगले 3 की तरफ। इसको दोस्तों मिडिल स्टेज के रूप में जाना जाएगा। यह है मिडिल स्टेज और मिडिल स्टेज में भी 3 कक्षाओं को रखा गया है, कक्षा 6, 7 व 8। अब कक्षा 6, 7 और 8 के बच्चों को मिडिल स्टेज के अंतर्गत रखा गया है और इस शिक्षा नीति में कक्षा 6, 7, 8 के बच्चों को खेल कूद मनोरंजन के साथ बौद्धिक विकास, तार्किक विकास और मानसिक विकास पर बल दिया जाएगा। और इसके साथ ही साथ दोस्तों पहले की शिक्षा नीति को परिवर्तित करते हुए बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। जिस उम्र में बच्चा अपने भविष्य के सपने देखना प्रारंभ करता है, उन सपनों को साकार बनाने के लिए एक इंटर्नशिप प्रोग्राम की भी व्यवस्था की गई है। स्कूलों के माध्यम से बच्चे को जिस क्षेत्र में रुचि होगी उस क्षेत्र में एक कुशल व्यक्तित्व बनाने के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम की व्यवस्था की गई है। तो दोस्तों मिडिल स्टेज बच्चों के माइंड मेकिंग स्टेज के रूप में जाना जाएगा, जिससे वह अपने भविष्य के सपने को साकार करने के लिए पहला कदम बढ़ाएंगे। अब बढ़ते हैं इसके अंतिम अंक 4 की तरफ। तो दोस्तों इस 4 को सेकेंडरी स्टेज के रूप में जाना जाएगा। सेकेंडरी स्टेज अर्थात द्वितीयक चरण, और इसके अंतर्गत कक्षा 9, 10, 11 और 12 के विद्यार्थी आएंगे। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात कि सेकेंडरी स्टेज में जिन लोगों को रखा गया है उनकी बोर्ड परीक्षाएं नहीं होंगी। उनकी जो परीक्षाएं होंगी वह वार्षिक होंगी या फिर सेमेस्टर वाइज होंगी। तो सेकेंडरी स्टेज का सबसे बड़ा प्रारूप यही है दोस्तों, जिसके अंतर्गत कक्षा 9, 10, 11 और 12 के विद्यार्थी आएंगे। तो यह हो गया दोस्तों 5+3+3+4 फॉर्मेट, जिसमें पहला जो 5 है वह हमारे फाउंडेशन स्टेज को प्रदर्शित करेगा। फाउंडेशन स्टेज में नर्सरी, केजी, अपर केजी, क्लास 1 और क्लास 2 के बच्चे आएंगे। +3 के अंतर्गत प्राइमरी स्टेज में 3 कक्षाएं आएंगी, कक्षा 3, 4, 5, जिसके द्वारा बच्चों के बौद्धिक विकास, मानसिक विकास और शारीरिक विकास पर बल दिया जाएगा। उन्हें खेल कूद और मनोरंजन के जरिए पढ़ाई से रुझान पैदा किया जाएगा। अगला जो मिडिल स्टेज है यानी कि
माध्यमिक क्षेत्र, इस माध्यमिक चरण, इसके अंतर्गत कक्षा 6, 7 और 8 के बच्चे रखे जाएंगे, जिनमें उनके भविष्य को साकार करने के लिए, पहला कदम बढ़ाने के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम की व्यवस्था की जाएगी। और अंतिम अंक 4 का अर्थ होगा सेकेंडरी स्टेज यानी कि द्वितीयक चरण, जिसके द्वारा कक्षा 9, 10, 11 व 12 के बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए वार्षिक परीक्षाएं और सेमेस्टर परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। तो यह हो गया दोस्तों नई शिक्षा नीति का परिचय। अब हम देख लेते हैं इस शिक्षा नीति की महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं जिनको इस शिक्षा नीति के तहत लाया गया है, यानी कि वे कौन से फैक्टर हैं जो नई शिक्षा नीति को पिछली शिक्षा नीति से बेहतर बनाते हैं। तो आइए हम अपने तीसरे फैक्टर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इस नीति के वो महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो इस नीति को सबसे बेहतर बनाते हैं, उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। पहला पॉइंट कि 5वीं कक्षा तक मातृभाषा या स्थानीय भाषा में पढ़ाई अनिवार्य है, जबकि इंग्लिश या अंग्रेजी वैकल्पिक विषय के रूप में होगा। अर्थात कक्षा 5वीं तक के बच्चों को उनके स्थानीय भाषा या मातृभाषा में पढ़ाई कराई जाएगी। पहले क्या होता था कि अंग्रेजी माध्यम के छात्रों को ऊपर इंग्लिश को पढ़ाने के लिए दबाव बनाया जाता था, यानी कि बच्चों को ज़बरदस्ती इंग्लिश पढ़ाया जाता था। पर इस शिक्षा नीति के द्वारा यह अनिवार्यता हटा दी गई है। अब उन्हें कक्षा 5 तक उनके स्थानीय भाषा या मातृभाषा में पढ़ाने की अनिवार्यता कर दी गई है। इंग्लिश को वैकल्पिक कर दिया गया है, अर्थात यदि बच्चा चाहे इंग्लिश में पढ़ना चाहे तो वह इंग्लिश में पढ़ सकता है, नहीं तो यह अनिवार्य नहीं होगा। अगला पॉइंट दोस्तों, 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% तथा 2035 तक उच्च शिक्षा में 50% के सकल नामांकन अनुपात ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को प्राप्त करना लक्ष्य निर्धारित किया गया है। दोस्तों, वर्ष 2030 तक स्कूली शिक्षा में प्रवेश के लिए 100% का लक्ष्य रखा गया है तथा कक्षा 9 के बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए 2035 तक 50% तक का सकल नामांकन अनुपात अर्थात ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो का लक्ष्य रखा गया है। और यह उम्मीद है दोस्तों कि अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में यह नीति पूरी तरह से सफल होगी। आइए देखते हैं अगले पॉइंट को। तो शिक्षा मद में खर्च देश की जीडीपी का 6% होगा। दोस्तों, पुरानी शिक्षा नीति में जो देश की जीडीपी का जो हिस्सा खर्च होता था शिक्षा नीति के लिए, वह लगभग 4.43% होता था। लेकिन दोस्तों, नई शिक्षा नीति के तहत देश की जीडीपी का 6% भाग सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के मद में खर्च होगा। इसलिए यह नीति बाकी नीतियों की अपेक्षा बहुत ही मजबूत और प्रभावी होगी। इसके बाद दोस्तों, भारत में अब सिर्फ एक उच्च शिक्षा आयोग होगा, अर्थात सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड की मान्यताओं को हटाकर भारत में सिर्फ और सिर्फ एक उच्च शिक्षा आयोग होगा, जिसके द्वारा सभी शिक्षाओं पर नियंत्रण किया जाएगा। इसमें दो चीज़ें अपवाद हैं दोस्तों। इसमें विधि के छात्रों को छूट दी गई है और चिकित्सा से क्षेत्र से जुड़े लोगों को छूट दिया गया है, यानी कि भारत में उच्च शिक्षा आयोग विधि और मेडिसिन के छात्रों, मेडिकल के छात्रों को छोड़कर सभी के लिए समान होगी। तो दोस्तों, इस बात को ज़्यादा नोटिस करिएगा कि उच्च शिक्षा आयोग विधि और मेडिकल छात्रों के ऊपर कार्य नहीं करेगा। शेष सभी छात्रों के ऊपर सिर्फ और सिर्फ उच्च शिक्षा आयोग एक तरह से ही कार्य करेगा। तो दोस्तों, यह वह महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो नई शिक्षा नीति को दूसरों से बेहतर बनाते हैं। तो दोस्तों, यह हमारे 3 टॉपिक्स हैं, 3 प्रारूप हैं जो नई शिक्षा नीति को परिभाषित करते हैं। पर दोस्तों, इसके साथ ही साथ नई शिक्षा नीति में और भी कई कदम उठाए गए हैं। तो आइए हम उन प्रारूपों को भी एक बार देख लेते हैं जो नई शिक्षा नीति की जड़ें हैं। दोस्तों,
इस शिक्षा नीति के द्वारा एक जो बहुत बड़ा बदलाव किया गया है वह यह है कि कक्षा 1 से कक्षा 12 तक में यदि आप अध्यापन करना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं या शिक्षक बनना चाहते हैं, उसके लिए आपका टेट पास करना अनिवार्य कर दिया गया है। अर्थात कक्षा 1 से 12 तक पढ़ाने के लिए आपको टेट पास होना अनिवार्य कर दिया गया है। पहले यह बाध्यता सिर्फ कक्षा 8 तक थी। पहले टीजीटी और पीजीटी में किसी भी प्रकार की टेट की बाध्यता नहीं थी, पर दोस्तों अब पाठन कार्य करने के लिए टेट का होना अनिवार्य कर दिया गया है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको जरूर नोट करिएगा। अगला टॉपिक दोस्तों, उच्च शिक्षण संस्थान में प्रवेश के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम का आयोजन किया जाएगा। अर्थात कक्षा 12वीं के बाद उच्च शिक्षण संस्थान में शिक्षा प्राप्त करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा और उसी के आधार पर आपको शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो यह भी महत्वपूर्ण परिवर्तन है दोस्तों। अगला पॉइंट है कि शिक्षा के लिए भारत में मल्टीपल एंट्री व मल्टीपल एग्जिट की पद्धति लागू होगी। मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट का जो सिस्टम है दोस्तों, वह बहुत ही बेहतर ऑप्शन है। इसको इतना प्रभावी बनाने का सिर्फ एक कारण है दोस्तों कि कुछ बच्चे आकस्मिकता की स्थिति में 1 वर्ष पढ़ाई करके या 2 वर्ष पढ़ाई करने पर विद्यालय छोड़ देते थे। बस उन्हीं बच्चों के भविष्य के बारे में सोचते हुए उनकी पढ़ाई ना खत्म हो, इस वजह से मल्टीपल एंट्री व मल्टीपल एग्जिट का सिस्टम लागू किया जाएगा। मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट सिस्टम की जो खासियत है दोस्तों, वह यह है कि यदि कोई बच्चा पहले साल पढ़ाई छोड़कर चला जाता है तो उसे सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन दिया जाएगा कि बच्चे ने उच्च शिक्षा के लिए पहला स्तर पार किया है। यदि वह सेकेंड ईयर में क्लास छोड़कर चला जाता है या विद्यालय छोड़कर चला जाता है तो उसे डिप्लोमा ऑफ एजुकेशन का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। यदि वह 3 वर्ष के बाद छोड़ता है दोस्तों तो फिर उसके लिए बैचलर की डिग्री प्रदान की जाएगी। और यदि वह 4 वर्ष कंप्लीट करने के बाद विश्वविद्यालय या विद्यालय छोड़ता है दोस्तों तो उसे मास्टर की डिग्री दी जाएगी और साथ ही उसे आगे की पढ़ाई के लिए एमफिल करने की अनिवार्यता को ख़त्म करके सीधे उसे पीएचडी करने के लिए मंजूरी प्रदान कर दी गई है। यानी कि जो दोस्तों एमफिल का पाठ्यक्रम होता था उसको हटा दिया गया है, एमफिल अब करने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। अब बच्चा उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद सीधे सीधे पीएचडी कर सकता है। तो यह दोस्तों नई शिक्षा नीति की विशेषताएं हैं जिसके द्वारा भारत में कई बदलाव आएंगे। तो दोस्तों जितना जल्दी आप यह टॉपिक तैयार करेंगे उतना ही बेहतर आपका कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होगा, क्योंकि नई शिक्षा नीति दोस्तों शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव है और इसीलिए आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में यह टॉपिक बहुत ही ज़्यादा पूछा जाएगा। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और अधिक से अधिक लोगों को हमारे साथ जोड़ने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।